नमस्कार साथियों, शिक्षक प्रशिक्षण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक है शिक्षक की व्यावसायिक पहचान मतलब टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी। टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी इसका अर्थ है कि शिक्षक के रूप में आपके मूल्यों, शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका, आपके विषय का ज्ञान, आपका शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, आपका समाज के प्रति दृष्टिकोण, ये सभी चीज़ें जो एज़ अ टीचर जो भी आप के बारे में धारणाएँ बनती हैं, जो भी आपके बारे में आपका जो भी छवि बनता है समाज में, वही क्या है ना प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी होती है आपकी। एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मीन्स आपका पर्सनल आयाम, जैसे आप किसके पुत्र या पुत्री हैं, आपके आप किस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका आधार नंबर, पैन कार्ड, ये सब क्या है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, आप किस देश के नागरिक हैं। लेकिन जब भी हम किसी काम को करते हैं, तो उस काम के प्रति, उस व्यवसाय के प्रति, उस वर्क के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी एम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो गोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारी प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी होती है एक्चुअली। जैसे कि यदि एक डॉक्टर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एक डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक खराब डॉक्टर हो सकता है। लेकिन एक डॉक्टर की जो प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी है, वो यही होगी कि उसका काम है ट्रीटमेंट करना। उसकी पहचान इसी बात से है कि बीमार लोग जाते हैं तो वो उन्हें उचित इलाज के माध्यम से ठीक कर देते हैं, राइट? मान लीजिए कि एक वकील है, तो हो सकता है कि वो केस हरा दे कोई वकील और कोई वकील इतना स्किल्ड हो कि हर केस को वो जीतता आया हो। लेकिन उसकी प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी क्या होगी? कि ये वकील हैं सोसाइटी के और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ये उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हमारी तरफ से हमारे पक्ष को बखूबी रखते हैं। ये उनकी प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी है। व वैसे ही किसी भी प्रोफ़ेशन में मान लीजिए कि आप दुकान चला रहे हैं, तो आपकी प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी क्या होगी? कि हाँ, ये इनकी दवा की दुकान है या इनकी किराने की दुकान है, तो ये सारे सामान हैं जो कि इन्हें बेचना है और यहाँ ये सामान मिल जाएगा। तो वो आपकी क्या बन गई? व्यावसायिक पहचान बन गई। वैसे ही एक शिक्षक होना भी एक अलग तरह की आइडेंटिटी आपकी सोसाइटी में जनरेट करती है। वही आइडेंटिटी जो सोसाइटी में आपका जो प्रतिबिंब बनता है, वही आपकी एक्चुअली आइडेंटिटी है और इसे ही हम शिक्षक का व्यावसायिक पहचान या टीचर्स की प्रोफेशनल आइडेंटिटी कहते हैं। आइए इसके कुछ पक्ष पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। शिक्षक की पहचान एक व्यावसायिक जो आइडेंटिटी है उसमें जो सबसे उसका सबसे प्रथम जो पहलू है वो है कि समाज और संस्कृति के अकॉर्डिंग, मतलब इसको जब मैं अपनी भाषा में कहूँ तो देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसे। मतलब शिक्षक के कार्य करने के संदर्भ में सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रतिबिंब है वो दिखना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी से बहुत अलग दिखेंगे तो आप सोसाइटी को सिखा नहीं पाएँगे कुछ भी। आपके पास तो समाज निर्माण का कार्य है ना, यही तो आपकी मेन आइडेंटिटी है। और यदि आप उस समाज से ही, हो सकता है कि वैचारिक कुछ चीज़ें हों जो आप एक्सेप्ट ना कर रहे हो,
लेकिन पूर्णतः यदि आप सोसाइटी से अलग तरह के दिखने लग जाएँगे, तो आप सोसाइटी को का निर्माण नहीं कर पाएँगे, आप अच्छी चीज़ें भी नहीं दे पाएँगे। तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शिक्षक को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो समायोजित हो। जो जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं और आप उत्तर बिहार में पढ़ा रहे हैं अभी, तो यहाँ की जो मातृभाषा है, यहाँ का जो रहन-सहन है, यहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग, वो आपको फ़ॉलो करना चाहिए, ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट हो सके। एक प्रोफ़ेशनल टीचर्स का जो ड्रेसअप है, एक प्रोफ़ेशनल टीचर्स का जो जिस लेवल पे है, मान लीजिए कि आपको प्राइमरी टीच बच्चों को पढ़ाना है, तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं से भी आए हों, लेकिन जिस एरिया में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के मातृभाषा का आपको नॉलेज हो, क्योंकि प्राइमरी बच्चों से फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे यदि नॉलेज नहीं होगा तो। इसलिए शिक्षक की प्रोफ़ेशनल आईडी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समाज और संस्कृति से समन्वय। दूसरा जो है, वैसे कोई कि इस ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को डिस्कस करेंगे तो 1-2 करके करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सभी सभी आयाम टीचर्स के उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए नेक्स्ट आयाम पे बात करें। नेक्स्ट जो जो है वो है पेशेवर ज्ञान। पेशेवर ज्ञान में सबसे पहले जो आता है, वह है आपका कम्युनिकेशन स्किल, संचार का ज्ञान। आप किस क्लासरूम को पढ़ा रहे हैं? जैसे यदि क्लास प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में भी है अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, आप लोअर प्राइमरी को यदि पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप आंगनवाड़ी से हैं और लोअर प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन उस छोटे से बच्चे के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है, ताकि वो बच्चा आपसे कुछ अच्छा सीख सके और अच्छा ना सीखे तो आपके अंदर ऐसी चीज़ें तो प्री प्राइमरी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपके कोई भी आदतें शाब्दिक या अशाब्दिक ऐसा कुछ आप कम्युनिकेट कर देंगे तो अनुकरण करते हैं उस एज में बच्चे बहुत तेज़ी से और वो फिर वही बातें घर जाके या वही बातें उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएँगी। मान लीजिए अपर प्राइमरी में है, तो बच्चा मातृभाषा में लगभग बातचीत करने लग जाता है। तो आप जिस जगह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो जैसे आप यदि केरला में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ की मातृभाषा आपको आनी बहुत ज़रूरी है, भले ही आप बिहार से ही क्यों ना गए हों। आप यदि उत्तर बिहार में या दक्षिण बिहार में, कहीं भी बिहार में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ का जो लोकल मातृभाषा है, वो आपको आना चाहिए। आप हो सकता है दूसरे स्टेट से आए हों, लेकिन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है यदि आप अपर प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं या प्राइमरी के जो 5 ईयर है ना एनईपी के अकॉर्डिंग, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, उन पाँचों ईयर को में या कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो मातृभाषा अति आवश्यक है। मान लीजिए कि आप क्लास 3 से पढ़ा रहे हैं 5 तक के बच्चों को, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा मॉडरेट करना पड़ेगा, अपनी बातों को उनके लेवल तक लाके ज्ञान को देना पड़ेगा। आपका जो ज्ञान का लेवल है, जो आपका डिलीवरी का लेवल है वैसा चलेगा नहीं, बल्कि जो छोटा बच्चा है हमारा उस वो मान लीजिए कि आपकी क्षमता है कि हम 10 घंटे किसी टॉपिक पे लगातार बोल सकते हैं और हमारे पास बहुत आइडियाज़ है, आप टीचर हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करके आए हैं। तो क्लासरूम कोई डिस्प्ले करने की नॉलेज की तो जगह है नहीं। आपके पास क्षमताएँ होंगी ही, लेकिन वो कोई 9 साल 10 साल का बच्चा है, उसे आप उसकी क्षमता यदि आधे घंटे पढ़ने की है, तो 2 घंटे पढ़ा के आप 1.5 घंटे समय की बर्बादी भी कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से बच्चे के मेंटल प्रेशर को भी बढ़ा रहे हैं। तो कम्युनिकेट करने में टाइम को भी देखना ज़रूरी है। साथ ही कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का चयन आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह का जो हाव-भाव है, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा सीखना चाहे, बच्चे को आपसे सीखने में मज़ा आए।
यदि आप हायर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन में वो उनके लेवल की बातें होनी चाहिए। आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर दे सकते हैं हायर क्लास को, तो लेक्चर में इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चों को, लेक्चर इस तरह का होना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। आप कोई ऐसी टॉपिक है जिस पर भ्रमण विधि से पढ़ाया जा सकता है, तो उन्हें क्लासरूम से बाहर ले जाके पढ़ाइए। ग्राउंड में ही यदि चीज़ों को दिखा के साइंस या फिर पर्यावरण के बारे में आप पढ़ा सकते हैं तो। तो कैसे डिलीवर करना है अपनी बातों को, एक टीचर के लिए कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि आप जो चीज़ें बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, वो चीज़ें बच्चे सीख के एग्ज़ैक्टली व्यवहार उनका परिवर्तित हुआ या नहीं, मीन्स आपके पढ़ाने के बाद लर्निंग का जो आउटकम है, वो मिला या नहीं। जो नेक्स्ट स्किल है, टीचर्स का जो प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी है, वो है कि नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। मीन्स आप जिस भी टारगेट जो भी आपका टारगेट ग्रुप है, जिस भी बच्चे को आप पढ़ाते हैं, उन बच्चों के आप एक्चुअली लीडर ही होते हैं। सारे बच्चे को आप लीड ही कर रहे होते हैं। तो लीडिंग की क्षमता बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ जो नेतृत्व की क्षमता है, वो पॉलिटिक्स से नहीं है। पॉलिटिक्स एक अलग मामला है एंड लीडर होना एक अलग मामला है। लीडर पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं और लीडर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। लीडर एक प्लेटफ़ॉर्म पे सबको ला भी सकते हैं और लीडर इंक्लूज़न भी कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स वाले पार्ट को छोड़ के क्लासरूम में जब लीडरशिप की बात होती है, तो उसका मतलब है कि आप इंक्लूज़न करें, भेदभाव को हटा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, जिससे बच्चे प्रेरित हों और सीखने को उत्सुक हों। बच्चे आपसे डरे नहीं, यदि डरेंगे तो फिर सीखना संभव नहीं होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, वो है आपका आपके सब्जेक्ट का ज्ञान। आप जिस भी लेवल के टीचर हों, उसका अपडेट्स आपके पास होना चाहिए कि अब इस सब्जेक्ट में यदि मुझे कोई एक चैप्टर पढ़ाना है, तो उस चैप्टर का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है, राइट? जैसे मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, यदि 11th-12th के टीचर हैं, तो आपकी ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको पढ़ें, उसको सीख के जाएँ क्लास में। एक बार नहीं बना तो दूसरी बार सीख के जाएँ, मीन्स ये नहीं कह सकते आप कि हमें आता नहीं है, या तो मैं बताऊँगा नहीं। हाँ, अभी नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूँगा, इस टाइप का चल सकता है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि चूँकि टीचर्स आदर्श होते हैं ना, और आपका सब्जेक्ट ही आपकी पहचान है, तो अपने सब्जेक्ट को डेली टाइम देना एवं पढ़ना बहुत आवश्यक है, ताकि आपका जो सब्जेक्ट में नॉलेज हो, वो हमेशा अपडेट हो। सब्जेक्ट नॉलेज अपडेट होगा, तो फिर कम्युनिकेशन के लिए भी आपके पास बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन रहेंगे, कोऑर्डिनेशन का तरीका रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज परफेक्ट होगा, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो ही जाएगा, यदि शिक्षक का दृष्टिकोण ऐसा हो तो। नेक्स्ट जो है स्किल, वो है पेशेवर ज्ञान। पेशेवर ज्ञान से तात्पर्य है विषय वस्तु का ज्ञान एवं शिक्षण पद्धतियाँ और शैक्षणिक नीतियों का ज्ञान। मीन्स टीचिंग के लिए शिक्षा विभाग की क्या-क्या नीति निर्देश हैं, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभी करंट में एनसीएफ है, एनईपी है या राइट टू एजुकेशन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बच्चों के क्या राइट्स हैं, ह्यूमन का क्या राइट्स हैं, नागरिक होने के का आधार पे क्या राइट्स है और बच्चा होने के आधार पे क्या राइट्स है। जैसे शिक्षा हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है, पहले नहीं था। लेकिन आरटी एक्ट लगने के बाद 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश में शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया। मीन्स आप किसी भी सूरत में बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें टीचर्स को पता होनी चाहिए कि उनके पास क्या-क्या हथियार है, क्या-क्या अधिकार है कि
सोसाइटी में देखिए बच्चे पेरेंट्स के बाद यदि किसी से करीब होते हैं, तो वो उनके शिक्षक होते हैं। तो आपकी बहुत सारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। हो सकता है कि बच्चा किसी कारण से स्कूल नहीं आ पा रहा हो और लर्निंग गैप हो रहा हो, तो आपको पता होगा आरटी एक्ट के बारे में, तभी तो आप उनके पेरेंट्स को लिख सकते हैं या समझा सकते हैं कि उसे स्कूल आने दें, राइट? तो इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। जो नेक्स्ट है, वो है शिक्षण पद्धतियाँ मीन्स किस सब्जेक्ट को या किस कंटेंट को किस तरह से पढ़ाएँ, ताकि सबसे प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें। देखिए इसमें बच्चे को ध्यान में रखना है, अपने लर्नर को, अपने टारगेट ग्रुप को हमें क्या करना है ना, कि जानना है कि हम किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं ना कि हमारा टारगेट ग्रुप कौन है, हम किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तब तक शिक्षण पद्धति को डिसाइड नहीं कर पाएँगे। मान लीजिए कि आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, खेल विधि ले सकते हैं। आप अपर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप कहानी विधि भी ले सकते हैं। आप यदि सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, कुछ लेक्चर मेथड भी ले सकते हैं, कुछ भ्रमण विधि, कुछ नाटक विधि मीन्स प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक चैप्टर और बच्चे के अकॉर्डिंग हमें शिक्षण विधियाँ तय करनी है। एवं शिक्षण विधियाँ तय करने के समय अधिगम प्रतिफल का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनली हमें जो हमारा लर्निंग गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है। जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, आउटकम नहीं आएगा। तो आउटकम आए, एग्ज़ैक्ट जो आउटकम है ना वो आए, इस बात के लिए क्या करना है ना कि हमें प्रयास करना है। कि हमारी जो शिक्षण विधि हो, उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो कि बच्चा को यदि हम जोड़ सिखा रहे हैं, तो बच्चे को सिर्फ़ कॉपी में जोड़ना नहीं आए, बल्कि दुकान जाए तो भी वो हिसाब-किताब करके सामान ले आए। बच्चे को यदि हम ट्रैफ़िक रूल पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ़ उसे ट्रैफ़िक रूल का ड्राइंग करना ना आए, बल्कि जब वो रोड पे जाए तो ट्रैफ़िक रूल को फ़ॉलो भी करे। मीन्स पढ़ाना इतनी अच्छी शिक्षण विधि से है कि बच्चे के व्यवहार में वो चीज़ें समायोजित हो जाएँ, राइट? तभी आउटकम मिलेगा। जो नेक्स्ट एक आप कह सकते हैं कि और स्किल है टीचर में, जो आइडेंटिटी है, वो है व्यक्तिगत विश्वास और मूल्य। शिक्षा और सीखने के प्रति शिक्षक के विचार कैसे हैं? देखिए, प्रत्येक टीचर के अलग-अलग विचार हो सकते हैं ना, सबके अलग-अलग विचार हो सकते हैं। कोई है जो टीचिंग को बस एक नौकरी की तरह करता है, कोई है जिसे टीचिंग साधना की तरह लगती है। ये काम तो बहुत बड़ा है, चूँकि आप समाज निर्माण कर रहे हैं, अब इसे किस तरह से करना है, ये व्यक्तिगत रूप से मैटर करता है और इससे पर्सनल तरीके से देखिए कोई भी टीचर किसी भी टीचर को कॉपी करके नहीं सीख सकता है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आपका दृष्टिकोण, आप क्या चाहते हैं अपने आप से एज़ अ टीचर? आप क्या चाहते हैं कि एक टीचर के रूप में जब आप दुनिया में ना रहें तो सोसाइटी आपको कैसे याद करे, या आप रहें भी, तो भी एक टीचर के रूप में समाज में आपकी कैसी छवि हो? तो आपका जो मूल्य है, आपका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, ये भी आपकी प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी है और जिस तरह का है टीचिंग भी उसी तरह की होगी। तो शिक्षक की व्यावसायिक पहचान एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है कि हम जिस भी प्रोफ़ेशन में होते हैं या जिस भी कार्य को करते हैं, लगातार करते रहेंगे तो लगातार विकसित होती रहेगी। अभी ये जो प्रक्रिया है, यह उनके प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुभव और पेशेवर विकास के साथ-साथ बदलती रहती है। मान लीजिए कि देखिए, प्रशिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? टीचिंग एक लगातार डेवलप होने वाली प्रक्रिया है किसी व्यक्ति के रूप में, जो उनका किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रोफ़ेशन में सतत विकास होता रहता है। उनका जो विकास का ग्राफ है वो लगातार या तो ऊपर जाता रहता है, कुछ घटनाओं से हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन हो, लेकिन यदि लगातार आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपका सतत विकास होता रहता है। तो शिक्षक
के प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट में जो मैटर करता है वो है शिक्षक का अपना दृष्टिकोण, शिक्षक का प्रशिक्षण, शिक्षक का अपने विषय के प्रति लगाव और उनका सबसे इम्पोर्टेंट कक्षा का एक्सपीरियंस। देखिए कोई भी बच्चा जब अभी ही जो टीआरई 3 से बच्चे आने वाले हैं, जब वो पहली बार क्लास में जाते हैं या हम आप ही पहली बार जब क्लास में गए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे दिमाग में। लेकिन लगातार जब आप वक़्त के साथ आज से 10 साल किसी टीचर का एक्सपीरियंस है, तो 10 साल पहले जो व्यक्ति उन्हें मिले होंगे, वो आज मिलेंगे। यदि वो वाक़ई काम कर रहे हैं लगातार तो एक्सपीरियंस झलकता है। टीचर का जो प्रोफ़ेशनल एथिक्स जो डेवलप हुआ है, वो उनके पर्सनैलिटी से, उनके चेहरे से, उनके हाव-भाव से, उनके एनर्जी फ़ील्ड से झलकता है। तो यही है टीचर्स प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी। एक लाइन में यदि कहें तो आपका आपके व्यवसाय के प्रति जो दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण से जो आपकी सामाजिक छवि है, वही क्या है? आपकी प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी है। थैंक यू वेरी मच।